हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन एक मोस्ट आईएमपी यूनिट है मेन एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे 30 से 40 नंबर का आता है। इसलिए इस यूनिट को अपन ध्यान से पढ़ेंगे कि वैल्यूएशन होता क्या है, वैल्यूएशन के उद्देश्य क्या है और कुछ परिभाषाएं जो वैल्यूएशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना पढ़ेंगे। तो वैल्यूएशन क्या होता है कि किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी ज़मीन की या किसी भी फैक्ट्री की क्या है, वर्तमान में कितना मूल्य है उसका, मतलब प्रेजेंट में कितना मूल्य है उसके, वर्तमान कॉस्ट या वर्तमान कितना उसका मूल्य है, यही निकालने की जो टेक्निक है उसे क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, तो वैल्यूएशन क्या होता है, किसी भवन, भूमि, कल कारखाने या विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग संरचना, कोई भी हो, कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हो, उसका प्रेजेंट कॉस्ट निकालना है, वर्तमान मूल्य निकालने की जो तकनीक होती है या जो टेक्निक होती है उसी को क्या बोलते हैं, अपन वैल्यूएशन बोलते हैं। तो वैल्यूएशन क्या होता है कि मूल्यांकन द्वारा या वैल्यूएशन द्वारा किसी संपत्ति का क्या है, वर्तमान मूल्य निकाला जाता है। तो वर्तमान मूल्य किसके आधार पर निकाला जाएगा कि किसी भी बिल्डिंग का वर्तमान में कितना मूल्य है या कितना कितनी वो है, उसका कितना कितना मूल्य है, यही निकालना क्या है उसका। तो किस पर निर्भर करेगा, बिल्डिंग के वैल्यूएशन का मूल्य किस पर निर्भर करेगा, उसकी संपत्ति की संरचना पर, उसके जीवन काल पर, उसके उपयोग पर, उसके मेंटेनेंस पर, उसके ब्याज की दर पर, इस सब पर क्या करता है, वैल्यूएशन निर्भर करता है। तो जैसे कि कोई बिल्डिंग है तो उसकी लोकेशन पर भी डिपेंड करेगा कि उसकी वर्तमान में मूल्य कितना है। जैसे कि अपन ने 10 साल पहले बिल्डिंग ली, जब वहाँ कुछ भी नहीं था तो उसका मूल्य क्या था, कम था, पर वर्तमान में क्या है, धीरे धीरे वो एरिया डेवलप होते गया और वहाँ क्या हो गया, मेन मार्केट बन गया, बिल्ड या रेलवे स्टेशन के पास में आ गया या बस स्टैंड के पास में आ गया है या कॉलेज के पास, किसी यूनिवर्सिटी के पास या किसी वहाँ कोई मार्केट डेवलप हो गया। तो इसके कारण क्या होगी, उसकी प्रेजेंट में धीरे धीरे वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो यही है कि उसका वर्तमान में कितना मूल्य हो गया है, यही निकालना क्या कहलाता है, किसी भी संपत्ति का, भले ही वो बिल्डिंग हो या एक ज़मीन हो या फिर फैक्ट्री हो, तो ये या कोई भी इंजीनियरिंग संरचना हो जैसे कि रोड है, तो इन सब का उपयोग के आधार पर क्या है, वर्तमान में कितना कितना मूल्य हो गया है, तो इसी को निकालना क्या कहलाता है, वैल्यूएशन कहलाता है। तो ठीक है, वैल्यूएशन तो इतना समझ आ गया होगा। तो वैल्यूएशन निर्भर क्या करता है, उस बिल्डिंग की लोकेशन पर, उसकी डिज़ाइन पर, उसकी संरचना पर, उसके स्ट्रक्चर पर, उसके उपयोग पर, उसके बैंक की ब्याज की दर पर क्या करता है, उसका मूल्यांकन निर्भर करता है। ठीक है, तो मूल्यांकन करते क्यों है, उसके क्या उद्देश्य है, मूल्यांकन करने से अपने को क्या फायदा होगा, तो मूल्यांकन क्यों किया जाता है, वैल्यूएशन क्यों किया जाता है। वैल्यूएशन क्या करते हैं, किसी भी संपत्ति का पता क्यों करेंगे कि उसको अपने को अगर रेंट से देना है, उस मकान को किराए से देना है, तो उसके वर्तमान में जो मूल्य होगा उसी के कारण क्या होगा, उसका किराया डिसाइड करेंगे। उसको संपत्ति को अपने को बेचना है या किसी संपत्ति को अपने खरीदना है तो उसका वर्तमान में मूल्य पता होना चाहिए। तो उसको बेचने खरीदने के लिए भी क्या है कि उसका वर्तमान मूल्य पता होना चाहिए, और वर्तमान मूल्य किससे, वैल्यूएशन से ज्ञात करते हैं। इसलिए वैल्यूएशन का क्या उद्देश्य होता है कि संपत्ति का क्रय या विक्रय मूल्य पता करने के लिए। दूसरा क्या है कि किसी भी संपत्ति पर ऋण लेने के लिए या ऋण देने के लिए, किसी संपत्ति पर लोन कितना मिलेगा, कितना लोन अपन देंगे, तो इसका पता भी उसकी प्रेजेंट या वर्तमान कीमत से ही पता चलेगा। ठीक है, तो वर्तमान कीमत तो तीसरा उद्देश्य क्या हो गया कि ऋण के लिए, प्रतिभूति के लिए। और चौथा क्या है कि किसी भी संपत्ति का जितना ज़्यादा कीमत होगी, जितना ज़्यादा मूल्य होगा, उसके कारण उसका टैक्स भी गवर्नमेंट उससे ज़्यादा लेगी। ठीक है, अगर उस बिल्डिंग से ज़्यादा इनकम हो रही है तो उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा। तो तीसरा वैल्यूएशन का, चौथा वैल्यूएशन का उद्देश्य क्या होगा, उसका टैक्स डिसाइड करने के लिए। अब पांचवा क्या है कि कोई बिल्डिंग क्या है, कोई ज़मीन है, कोई बिल्डिंग है, ऐसी जगह सरकार कुछ बनाना चाहती है या कुछ रोड निकल रहा है वहाँ से, रेलवे लाइन निकल रही है, तो उस संपत्ति को क्या है, जो गवर्नमेंट है उस भूमि के या उसके स्वामी से, उस भूमि के मालिक से क्या करेगी, वो अधिग्रहण करेगी। तो अधिग्रहण करने के लिए क्या, उस जमीन का मूल्य पता होगा, वर्तमान में इतना मूल्य है, तो सरकार उस मूल्य के अकॉर्डिंग उसका कितना गुना देते हैं, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जो भी है उस तो अधिग्रहण करने के लिए उसका क्या, सरकार को उसकी कीमत उसके मालिक को चुकानी पड़ेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, भूमि अधिग्रहण। तो उसका वर्तमान मूल्य पता होगा जब भी सरकार क्या करेगी, उसके वर्तमान मूल्य के अकॉर्डिंग उसका पैसा देगी उसके मालिक को, जब क्या हो, सरकार क्या हो, उस भूमि को
को अधिग्रहण करेगी। तो वैल्यूएशन के क्या क्या उद्देश्य हो गए, किराया निर्धारण करने के लिए, संपत्ति के खरीदने बेचने के लिए, उस पर लोन लेने के लिए, लोन देने के लिए, उस पर टैक्स कितना लगाना है तो वो भी किस पे, उसकी वर्तमान कीमत से ही पता चलेगा। उसका वैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन पता होना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भूमि को अधिग्रहण करने के लिए भी क्या है, कुछ संपत्ति का वर्तमान मूल्य या उसका वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि वैल्यूएशन क्या होता है और वैल्यूएशन के उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, तो अगला क्या है कि कुछ परिभाषा है जो इस यूनिट को समझने में अपने के लिए हेल्पफुल होगी, और यही सारी डेफिनेशन क्या है, मेन एग्जाम में 3-3 नंबर में हमेशा पूछता है, तो इसको ध्यान से समझना है। तो ग्रॉस इनकम क्या होती है, ग्रॉस इनकम क्या होती है कि जो भी संपत्ति है अपनी, या जो भी ज़मीन है, जो भी प्रॉपर्टी है, उससे अपना टोटल कितना इनकम हो रही है, टोटल अपने को उससे कितनी कमाई हो रही है, उससे कितनी आय हो रही है, तो उस टोटल आय को क्या बोलते हैं, ग्रॉस इनकम। अब उस आय को गेन करने के लिए, उस आय को प्राप्त करने के लिए अपन ने कितना खर्च किया उसको ऐड नहीं करते, अपने को तो बस ये देखना है कि साल भर में इस बिल्डिंग से अपने को टोटल कितना कमा के दिया, उस पर खर्च कितना हुआ इसको ऐड नहीं करना है। तो ये टोटल क्या हो जाता है, टोटल जो आय रहेगी उसी को क्या बोलते हैं, वर्ष में जो भी टोटल आय रहेगी उसी को ही ग्रॉस इनकम कहते हैं। नेट इनकम क्या कहती है कि उस संपत्ति से जो टोटल आय होती है, जो भी टोटल इनकम होती है, जो भी टोटल अपन उससे कमाते हैं साल भर में, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ अपने को खर्च करना पड़ेगा, जब तो इनकम होगी। जैसे खर्च किस किस पे करना पड़ेगा, जैसे कि रूम किराए से दिया तो उसका मेंटेनेंस, पानी का, बिजली का, और उस पर बार बीच बीच में कोई तोड़ फोड़ होती है तो उसकी मरम्मत में कुछ ना कुछ पैसा जाएगा। तो उस पैसे को अगर अपन टोटल, जो भी अपने को टोटल किराया मिल रहा है उसमें से अगर मैं जैसे कि साल भर का मेरे को 12,000 मिल रहा है, तो अपन को उसको मेंटेनेंस पे अगर अपना 2 या 3,000 खर्च हो गया तो उसको घटाने के बाद अपने को जो शुद्ध आय मिलेगी, जो अपन टोटल जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, उसी को क्या बोलते हैं, नेट इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस इनकम क्या होती है, टोटल होती है, और इनकम क्या होती है कि उससे जितने भी व्यय होते हैं, जितने भी खर्च होते हैं, उसको घटाने के बाद जो टोटल नेट वैल्यू मिलेगी या नेट इनकम मिलेगी, उसी को क्या बोलते हैं, शुद्ध आय या नेट इनकम बोलते हैं। अब संभावित व्यय आउट गोइंग क्या होती है, आउट गोइंग क्या होती है कि आउट गोइंग किसी भी भवन में होने वाले समस्त व्यय, जैसे कि समस्त व्यय में क्या है कि नगर पालिका का कर हो गया, जैसे कि संपत्ति कर हो गया, टैक्स हो गया, उसको वार्षिक मरम्मत मतलब उसको रिपेयर करने के लिए पूरे साल भर में कितना पैसा खर्च हुआ, उस पर पैसा वसूलने के लिए अपन को कितना खर्च करना पड़ा, उसको मतलब सिंकिंग फंड में अपन ने उसके वार्षिक आय में से कितना जमा कर दिया है, उसके बिजली का कितना जमा कर दिया है। तो ये सब आय घटान, ये सब आय को जोड़ने पर जो टोटल खर्चा होगा उस खर्चे को ही क्या बोलते हैं, आउट गोइंग्स बोलते हैं। तो आउट गोइंग्स क्या हो गया, जितने भी अपने को साल भर में जितना भी खर्च होंगे अलग अलग चीज़ों पर, उन सब खर्चों को जो ऐड करते हैं, उन समस्त व्यय को, जितना भी अपना व्यय होगा या जितना भी खर्च होगा उन सबको जोड़ दूंगा तो सब क्या कहलाएगा, अपना आउट गोइंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आउट गोइंग कहलाएगा। तो आउट गोइंग क्या होती है, किसी भवन में होने वाले समस्त व्यय को अगर जोड़ को संभावित व्यय या आउट गोइंग कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, नगर पालिका टैक्स आ जाएगा, उसका जो भूमि का कर है वो आ जाएगा, वार्षिक मरम्मत पर जो व्यय होगा, प्रबंध या वसूली के लिए जो देना पड़ेगा, या शोधन निधि या सिंकिंग फंड के रूप में जो जमा किया है, किराए में जो हानि हो रही है, या बिजली का जो व्यय है, ये सब को जोड़ने पर जो भी मिलेगा वो सब क्या कहलाता है, आउट गोइंग्स कहलाता है। तो इतना आउट गोइंग्स आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, बाकी अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सिंकिंग फंड, और क्या पढ़ेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, डिप्रिसिएशन कॉस्ट, ऑब्सोलेंस, स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू और एयर परचेज। ठीक है, थैंक यू।